बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 23 जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में है। लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे और कल के सबक में हमने क्या बात की थी। हमने बात की थी पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में और हमने बताया था पास्ट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं ऐसे जुमलों को जिनमें रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी वगैरह है। जैसे आप कहेंगे वो घर जा रहा था, रुकैया किताब पढ़ रही थी, हम लोग ऑफिस जा रहे थे, वो औरतें आपस में बातें कर रही थीं, मैं अपने अब्बू से बात कर रहा था, मैं इंग्लिश कोर्स कर रही थी। तो इन जुमलों को हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। आगे हमने बताया था कि पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम कब करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि माजी में आप कोई काम कर रहे थे उसको बतलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं और अक्सर इसमें टाइम का जिक्र होता है, लेकिन कभी कभी हम टाइम को भी महजूफ कर देते हैं अगर जिक्र नहीं होता है तो। और साथ ही साथ आप कोई काम कर रहे थे माजी में, उसको बतलाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ख़ास तौर पर अगर जुमले में ऑलवेज या कंटिन्यूसली लगा हो तो हम उस वक्त पास्ट कंटिन्यूस का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। आगे हमने बात की थी पास्ट कंटिन्यूस की किस्मों के बारे में और इसकी कितनी किस्में थी। पास्ट कंटिन्यूस की कुल 4 किस्में होंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और ये जो तकसीम की गई है ये तकसीम की गई है स्ट्रक्चर यानी मानी के एतबार से। हमने आगे बताया था कि इसका हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है। वाज का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ करते हैं, इसी तरह से आई के साथ भी आप वाज इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद वर है, वर का इस्तेमाल प्लूरल के साथ है। इसी तरह से आप यू को अगर आप वाहिद के माने में लें यानी तुम या आप के माने में लें तो उस वक्त भी आप वर का इस्तेमाल करेंगे। आगे हमने बताया था कि कंटिन्यूस में यानी पास्ट कंटिन्यूस में जितने भी कंटिन्यूस है इसमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और फिर आगे हमने बताया था आपको स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बगैर दीगर वर्ड्स या अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दीगर वर्ड्स ये आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा। अगर हम आगे बात करें तो कहेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अगर कोई दूसरा वर्ड पाया गया जो ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, जो ऑब्जेक्ट से मुतालिक है, जो भी हो उनको हम इनके बाद जिक्र करेंगे। तो ये हमारा 4 स्ट्रक्चर यानी 4 किस्में जो है पास्ट कंटिन्यूस की माने के एतबार से ये इनका स्ट्रक्चर होगा। अब हम आगे चल रहे हैं और हम एक्सरसाइज करेंगे और सबसे पहले हम अल्फाज मानी लेंगे जो स्टार्ट होता है ब्लैक सियाह या काला, ब्लू नीला, ब्राउन भूरा, क्रिम्सन गहरा लाल, डार्क गहरा रंग यानी डार्क कलर गहरा रंग, डस्की खाकी, फेड फीका या कच्चा रंग, फेड कलर हो गया, यहाँ पे कलर ऑफ हिडन मानेंगे। फास्ट तेज या पक्का रंग यानी फास्ट कलर, तेज रंग या पक्का रंग। अब आगे चलते हैं और उर्दू से इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। मैरून या बादामी रंग, मरून नारंगी या संतरा के कलर या नारंगी कलर आप कहते हैं। ऑरेंज गुलाबी, पिंक, अरगवानी, पर्पल, सुर्ख या लाल जिसे आप कहते हैं, रेड, ज़ाफ़रानी, सफ़रोन, स्लेटी, स्लेटी कलर, बनफशी, वायलेट। तो हमारा अल्फाज मानी है कलर यानी रंगों से मुतालिक। अब हम आगे चलते हैं और अल्फाज मानी की प्रैक्टिस करते हैं अफ़ाल की, जिसमें से पहला है ब्लॉक, ब्लॉक्ड, ब्लॉक्ड रुकावट डालना, बोस्ट, बोस्टेड, बोस्टेड शेखी बगाड़ना, बॉयल, बॉयल्ड, बॉयल्ड उबालना या उबलना, बोरो, बोरोड, बोरोड उधार लेना, ब्रीथ, ब्रीथ्ड, ब्रीथ्ड सांस लेना, ब्रीफ, ब्रीफ्ड,
briefed, खुलासा करना, call, called, called, फोन करना, care, cared, cared, परवाह करना, carry, carried, carried, लादना, celebrate, celebrated, celebrated, जश्न मनाना। तो हमारे अफ़ाल की प्रैक्टिस हुई। अब हम आगे चलते हैं और रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले जुमलों की प्रैक्टिस करते हैं। पहला जुमला है ही इज़ वेरी काइंड टू मी, वो मुझ पर बहुत मेहरबान है। ही लिव्स ऑन द फैट ऑफ द लैंड, पांचों उंगलियां घी में हैं। ही नेवर सेड सो, उसने ऐसा कभी नहीं कहा। ही पेड नो अटेंशन टू हिम, उसने उसको कोई अहमियत नहीं दी। ही स्पोक सो लाउडली दैट एवरीवन इन द हॉल हर्ड हिम क्लियरली, वो इतनी जोर से बोला कि हॉल में मौजूद तमाम लोगों ने उसे वाज़ेह तौर पर सुना। आगे चलते हैं और उर्दू से इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। उसको सबकी फिक्र है। ही टेक्स केयर ऑफ ऑल, वो मुहव्वे गुफ्तगू था। ही वॉज बिजी इन कन्वर्सेशन, जो कुछ उसने किया था उस पर वो वाकई बहुत पश्चिमा था। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, वो मुफ्त में काम करता है। ही वर्क्स फॉर फ्री, वो बोलने के मुकाबले में लिखता अच्छा है। ही राइट्स बेटर देन ही स्पीक्स। तो हमारे रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले जुमले थे। अब हम आगे चलते हैं और रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़कर आए होंगे। तो हम रीडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और हम आपको पढ़कर बताएंगे कि कहाँ गलतियाँ लोग करते हैं और क्या सही होगा, लेकिन उससे पहले हम आपसे सुनना चाहेंगे। खुर्शीद खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A certain man planted a rose and watered it faithfully, and before blos- blossomed, he examined it. He saw the bud that would soon blossom, but noticed turn upon the stem, and he thought, how can any beautiful flower come from a plant burdened with so many sharp thorns? Saddened by this thought, he neglected to water the rose, and just before it was ready to bloom, it died. So it is with many people. Within every soul there is a rose. The good qualities planted in us at birth grow amid the thorns of our faults. Many of us look at ourselves and see only the thorns, the defects. We despair, thinking that nothing good can possibly we come from us. We neglected to water the good within us, and eventually it dies. We never realize our potential. Thank you. ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अब हम आगे चलते हैं और सुनते हैं आरिफ, मोहम्मद आरिफ। Some people do not see the rose within themselves. Someone else must show it to them. One of the greatest gifts a person can possess is to be able to reach the past thorns of another and find the rose within them. This is one of the characteristics of love. To look at a person, know their true faults, and accepting that person into your life all the while recognizing the nobility in their soul. Help others to realize they can overcome
their faults. If we show them the rose within themselves, they will conquer their thorns. Only then will they blossom many times over. ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ओके गाइस, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। अब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। A certain man planted a rose and watered it faithfully. इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? faithfully. faithfully नहीं होगा, faithfully. fully, okay? And before it blossomed, यहाँ पे जा की आवाज नहीं आएगी, सा की आवाज, blossomed, blossom, okay? He examined, क्या होगा ये? examined है ये, okay? examine का मतलब होता है जांचना, तो कहेंगे he examined, not mind, he examined it. He saw, not saw the bud that would soon blossom, but noticed thorns upon the stem, and he thought, how can any beautiful flower come from a plant burdened with so many sharp thorns? Saddened by his thought, he neglected. इसको क्या पढ़ेंगे आप? इसको पढ़ेंगे neglected. हम लोग इसको नेग पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने अभी पढ़ा, ये होगा neglected. To water the rose, and just before it was ready to bloom, it died. So it is with many people. Within every soul there is a rose. The good qualities planted in us at birth grow amid the thorns of our faults. Not faults. Many of us look at ourselves and see only the thorns, the defects. We despair, thinking about nothing good can possibly come from us. We neglect to water the good within us, and eventually, इसको हम क्या पढ़ेंगे? eventually नहीं पढ़ेंगे, ये अगर सिर्फ even आ जाएगा तो हम even पढ़ेंगे, लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो हम कहेंगे अगर इन दोनों को मिला जाए तो हम कहेंगे eventually, एक ही आवाज आ जाएगी फिर, ओके? eventually it dies. We never realize our potential, not potential. ये क्या होगा? potential. अब एक बार फिर से पढ़ता हूँ. A certain man planted a rose and watered it faithfully, and before it blossomed, he examined it. He saw the bud that would soon blossom, but noticed thorns upon the He saw the bud that would soon blossom, but noticed thorn upon the stem, and he thought, how can any beautiful flower come from a plant burdened with so many sharp thorns? Saddened by this thought, he neglected to water the rose, and just before it was ready to bloom, it died. So it is with many people. Within every soul there is a rose. The good qualities planted in us at birth grow amid the thorns of our faults. Many of us look at ourselves and see only the thorns, the defects. We despair, thinking about nothing good can possibly come from us. We neglect to water the good within us, and eventually it dies. We never realize our potential. तो ये इस तरह इसको पढ़ेंगे. अब हम आगे चलते हैं और दूसरा हिस्सा लेते हैं, जो कि स्टार्ट होता है Some people. अभी भी आप लोग औरत पढ़ रहे हैं, people पढ़ते हैं कुछ लोग. ये some people do not see the rose within themselves. Someone else must show it to them. One of the greatest gifts a person can possess is to be able to reach past the thorns of another and find the rose within them. This is one of the characteristic. क्या होगा ये? Characteristic. क्या पढ़ेंगे आप इसको? Characteristic. Okay, characteristics of love.
to look at person, know their true faults, and accepting that person into your life, all the while recognizing the nobility in their soul. Help others to realize they can overcome their faults. If we show them the rose within themselves, they will conquer. Okay, क्या पढ़ेंगे आप इसको? Conquer their thorns. Only then will they blossom many times over. तो ये सही नुतक होगा और मुझे लगता है इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अक्सर हम लोग सही पढ़ते हैं। तो हम आगे चलते हैं और हम अपने दूसरा हिस्सा करते हैं जो कि ग्रामर एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है, यानी जुमलों पर मुश्तमिल है, जिसमें से सबसे पहले हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे। हमारा पहला जुमला है माई चिल्ड्रन वर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। तो हम कहेंगे मेरे बच्चे फर्श पर खेल रहे थे। क्या कहेंगे? मेरे बच्चे फर्श पर खेल रहे थे। अगला जुमला है वाज सोहन सेंडिंग यू मैसेजेस। तो हम कहेंगे क्या सोहन आपको मैसेजेस भेज रहा था। तो चूंकि मैसेज का माना होता है पैगाम, तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। पैगामात भेज रहा था तो अच्छा नहीं होगा। तो चूंकि ये बहुत ज़्यादा मैसेज ही आम है तो हम मैसेजेस ही करेंगे। ठीक है, क्या सोहन आपको मैसेजेस भेज रहा था या मैसेज भेज रहा था। अगर आप मैसेज करते हैं तो भी वो माना आ जाता है, क्योंकि उर्दू में प्लूरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप और सिंगुलर भी, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आप कह सकते हैं। तो आप कहेंगे क्या सोहन आपको मैसेजेस भेज रहा था। हमारा अगला जुमला है वाई दे वर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू योर कॉल। तो हम कहेंगे वो आपके फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। हमारा अगला जुमला है आई वॉज नॉट वर्किंग हार्ड व्हेन आई वॉज इन जामिया। तुम कहेंगे जब मैं जामिया में था तो मैं मेहनत नहीं कर रहा था। हमारा अगला जुमला है दे वर वेस्टिंग देयर टाइम। तुम कहेंगे वो अपना वक्त ज़ाय कर रहे थे। यहाँ पर मैंने जुमला चेंज कर दिया है। पिछला जो सबक था उसमें मैंने आई डोंट नो वाई दे वर वेस्टिंग देयर टाइम इस तरह का कोई जुमला दिया था। तो चूंकि वो जुमला थोड़ा सा अलग हो जा रहा है, आप क्वेश्चन वाला जुमला नहीं बना सकते थे उसमें, तो वाई को आप ला देंगे वहाँ पे आई डोंट नो के साथ जब आप जोड़ेंगे तो क्वेश्चन से हट जाएगा। तो इसकी एक तफसील है जिसको आपने नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया है। सिर्फ हमने लिख दिया है दे वर वेस्टिंग देयर टाइम, तो इसका मतलब होगा वो लोग अपना वक्त ज़ाय कर रहे थे। हमारा अगला जुमला है My daughter was working hard when she was in class 6। तो हम कहेंगे मेरी बेटी जब 6ठी क्लास में थी तो उस वक्त सख्त मेहनत कर रही थी। My daughter was working hard, मेरी बेटी सख्त मेहनत कर रही थी when she was in class 6, जब वो क्लास 6 में थी, क्लास 6 में थी, दर्जा 6 में थी। इस तरह भी आप कर सकते हैं कि मेरी बेटी जब दर्जा 6 में थी तो वो सख्त मेहनत कर रही थी। हमारा अगला जुमला है ज़करिया एंड हिज फ्रेंड्स वर मेमोराइजिंग पोएट्री इन द हॉल। तो हम कहेंगे ज़करिया और उसके दोस्त हॉल में अशआर हिफ्ज कर रहे थे। हमारा अगला जुमला है वाई वाज योर डॉग बार्किंग इन द मॉर्निंग जोया। जोया तुम्हारा कुत्ता सुबह क्यों भूख रहा था। या सुबह दोनों बोलते हैं, सुबह और सुबह दोनों ठीक है। सुबह ये हिंदी वाला हो जाएगा, सुबह ये अरबिक से हो जाएगा। तो जोया तुम्हारा कुत्ता सुबह में भी आप कह सकते हैं या सुबह को भी आप कह सकते हैं, में भी आप लगा सकते हैं और को भी। सुबह को क्यों भूख रहा था, सुबह में क्यों भूख रहा था, दोनों आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अगला जुमला है माई फैन वॉज नॉट वर्किंग एट नाइट। तुम कहेंगे मेरा पंखा रात को नहीं चल रहा था। तो वर्क का मतलब होता है काम करना, तो काम करने, पंखा जब काम करेगा तो क्या मतलब होगा, काम करने का मतलब होता है उसका चलना। नॉट मूविंग, माई फैन वॉज नॉट मूविंग, तो आप यहाँ पर मूविंग भी कर सकते हैं, वर्किंग, दोनों एक ही माना है। ठीक है, मेरा पंखा रात को नहीं चल रहा था। हमारा अगला जुमला इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, तो हम कहेंगे कल बारिश हो रही थी। कल बारिश हो रही थी। तो ये हमारे जुमले हैं जिनका हमने इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा किया। अब हम आगे चलते हैं और हम तर्जुमा करते हैं उर्दू से इंग्लिश में, जिसमें से पहला है मेरे बड़े भाई कल मुझे फोन कर रहे थे। हम कहेंगे माई एल्डर ब्रदर वॉज कॉलिंग मी यस्टरडे। हमारा अगला जुमला है क्या तुम कल किसी से बात कर रहे थे। तो हम कहेंगे वर यू टॉकिंग टू समवन यस्टरडे। वर यू टॉकिंग टू एनीवन भी आप कर सकते हैं, एनीवन यस्टरडे, बट यहाँ समवन ज्यादा अच्छा होगा। वर यू टॉकिंग टू समवन यस्टरडे। हमारा अगला जुमला है वो परसों कहाँ जा रहा था। तो हम कहेंगे वेयर वॉज ही गोइंग डे बिफोर यस्टरडे।
वेयर वाज ही गोइंग द डे बिफोर यस्टरडे, या अगर दे कभी आप कह सकते हैं वेयर वाज ही गोइंग द डे बिफोर यस्टरडे, वो कल परसों यानी परसों कहाँ जा रहा था। तो डे बिफोर यस्टरडे का मतलब होगा परसों। हमारा अगला जुमला है सुमैया क्यों पार्क में रो रही थी, तो हम कहेंगे व्हाई वाज सुमैया वीपिंग इन द पार्क। हमारा अगला जुमला है कल मेरी आंखें दुख रही थी, तो हम कहेंगे माई आईज वर एकिंग यस्टरडे। आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है कल कौन जकरिया को फोन कर रहा था, तो हम कहेंगे हु वाज कॉलिंग जकरिया यस्टरडे। अगला जुमला होगा तुम ये किताब कब से पढ़ रहे थे, तो हम कहेंगे सिंस व्हेन वर यू रीडिंग दिस बुक, सिंस व्हेन वर यू रीडिंग दिस बुक। इसके अलावा एक और ताबीर है जो ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस की, तो हमारे लिए ही सही है, ठीक है। इससे अच्छी इंग्लिश आती है इसके लिए, इंशाल्लाह उसको हम ट्रांसलेशन में सीखेंगे। अभी के लिए आप ये रखें सिंस व्हेन वर यू रीडिंग दिस बुक। हमारा अगला जुमला है वो कल इस वक्त खाना पका रही थी, तो हम कहेंगे शी वॉज कुकिंग फूड एट दिस टाइम यस्टरडे। अगला जुमला है यहया क्लास में हंस क्यों रहा था, तो हम कहेंगे वाई वाज यहया लाफिंग नॉट लाफिंग, लाफिंग इन क्लास या इन द क्लास। हमारा अगला जुमला है तुम्हारे बच्चे रात में शोर क्यों कर रहे थे, तो हम कहेंगे वाई वर योर चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज एट नाइट, रात में या रात को शोर क्यों कर रहे थे, शोर क्यों मचा रहे थे। तो ये हमारे जुमले हुए जिनका हमने तर्जुमा किया इंग्लिश में। अब हम आगे चलते हैं और अपना आज का सबक शुरू करते हैं जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में, और आज इंशाल्लाह हम फ्यूचर कंटिन्यूअस को तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि हम फ्रेश हो जाएं। ओके गाइज, हमने ब्रेक ले लिया, अब हम आगे चलते हैं और हम शुरू करने जा रहे हैं सबक नंबर 23 जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में है। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस ये एक नाम है जिसको हम देते हैं उन जुमलों को जिनको हम फ्यूचर में बोलते हैं और उसमें कंटिन्यूअस पाया जाता है, उन काम हो रहा होता है, तो उसको हम बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की तारीफ क्या होगी एग्जैक्टली? फ्यूचर कंटिन्यूअस उन जुमलों को कहेंगे जिनके आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी, रहा होगा, ऐसी अलामतें आए तो उन जुमलों को हम कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे वो घर जा रहा होगा, कल इस वक्त घर जा रहा होगा। रुकैया इस वक्त कल किताब पढ़ रही होगी। हम लोग ऑफिस जा रहे होंगे। वो औरतें आपस में बातें कर रही होंगी। मैं अपने अब्बू से बात कर रहा हूँगा। मैं इंग्लिश कोर्स कर रही होंगी। तो इन मिसालों को या इन जुमलों को हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें होगा, होगी आ गया, साथ में रहा होगा भी आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम कब करेंगे? एक बहुत ही अहम सवाल है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम कब करेंगे? सबसे पहले इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करेंगे जब हमें ये बात बतलानी ही होगी कि मुस्तकबिल में कोई काम हो रहा होगा, ठीक है। अभी वो काम नहीं हो रहा लेकिन मुस्तकबिल में वो काम हो रहा होगा। जैसे आप कहेंगे वो कल इम्तिहान दे रहा होगा, तो यहाँ पर अभी काम नहीं हो रहा लेकिन आप बता रहे हैं कि इंशाल्लाह ये काम होगा फ्यूचर में आगे चल करके, यानी वो कल इम्तिहान दे रहा होगा। तो आप कैसे कहेंगे? ही विल बी टेकिंग द एग्जाम टुमारो। ही विल बी टेकिंग द एग्जाम टुमारो, यानी वो कल इम्तिहान दे रहा होगा। यहाँ पर एक चीज का को ख्याल रखना है, वो चीज ये है कि इम्तिहान देना ये अलग चीज है उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में आप गिव द एग्जाम नहीं कहेंगे। गिव द एग्जाम ये टीचर इम्तिहान लेने के माने में होगा, थोड़ा सा उल्टा इंग्लिश में। तो टेकिंग द एग्जाम का मतलब होगा इम्तिहान देना। इस चीज का ख्याल रखना है, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। तो टेक द एग्जाम का मतलब क्या होगा? एग्जाम देना। और गिव द एग्जाम का मतलब होता है एग्जाम लेना, इम्तिहान लेना, ठीक है। तो उल्टा होगा इंग्लिश में, इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। ये सवालात आ जाते हैं कभी कभी, एंट्रेंस वगैरह में भी आ जाते हैं। तो कहेंगे ही विल बी टेकिंग द एग्जाम टुमारो, तो हम कहेंगे वो कल इम्तिहान दे रहा होगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये काम मुस्तकबिल में हो रहा होगा, यही बतलाने के लिए आपने इसको इस्तेमाल किया।
इसका दूसरा इस्तेमाल होता है मुस्तकबिल होने वाले अफ़ाल जिनकी हमने पहले से प्लानिंग कर रखी है, ठीक है? यानी इसकी प्लानिंग हमने कर रखी है, ठीक है? जैसे कि आप कहेंगे, कल हम इस वक़्त पार्टी में मज़े कर रहे होंगे, ठीक है? तो आपकी प्लानिंग थी कि कल पार्टी है इंशाल्लाह और कल हम मज़ा करेंगे, ठीक है? तो इस जुमले को आप कैसे कहेंगे? आप बताना चाहेंगे कि कल इस वक़्त हम क्या कर रहे होंगे? आप कहेंगे कल इस वक़्त हम पार्टी कर रहे होंगे, पार्टी में मज़े कर रहे होंगे, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे वी विल बी एन्जॉयिंग एट पार्टी एट दिस टाइम टुमारो। इसका क्या मतलब होगा कि कल इस वक़्त हम पार्टी में मज़े कर रहे होंगे। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस का यही 2 इस्तेमाल है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब है विल बी या शैल बी। तो विल बी यही ज़्यादा इस्तेमाल है, शैल बी के बारे में मैं आपको तफ़सील से बता चुका हूँ, इसकी कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन फिर भी अगर कहीं आपको मिल जाए शैल बी, तो इसका मतलब क्या समझेंगे? इसका मतलब समझेंगे कि अगर ये आई और वी के अलावा के साथ इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि जुमले में ताकीद पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसमें हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो कंटीन्यूअस के जितने भी हो गए, सब में हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस की कितनी किस्में हैं? फ्यूचर कंटीन्यूअस की 4 किस्में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और ये जो किस्में हैं ये मानी के एतबार से हैं या स्ट्रक्चर के एतबार से हैं। अगर हम फ्यूचर कंटीन्यूअस अफर्मेटिव की बात करें तो उसकी तारीफ क्या होगी? वो जुमले जिनमें रहा होगा, रही होगी वगैरह आए और साथ में उसमें ना तो नफी हो ना ही सवाल किया गया हो। जैसे आप कहेंगे मेरा भाई कल इस वक्त क्या पढ़ रहा होगा। आप कहेंगे मेरी बहन कल इस वक्त खाना पका रही होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे जुमले जिसमें रहा होगा, रही होगी आया हुआ है, साथ में इसमें ना तो नफी है ना ही सवाल किया गया है। तो इन जुमलों को हम क्या कहेंगे? इन जुमलों को हम कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस अफर्मेटिव। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग, और हेल्पिंग वर्ब वही विल बी है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे अगर उसमें पाए गए। इसकी अगर हम मिसाल देखें तो मिसाल में देखेंगे अहमद खाना खा रहा होगा कल इस वक्त, मैं इस वक्त आम खा रहा हूँ कल। तो आप कैसे कहेंगे? अहमद विल बी टेकिंग फूड। आप कहेंगे आई विल बी ईटिंग मैंगो एट दिस टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वही स्ट्रक्चर फॉलो किया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो कि विल बी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट दीगर वर्ड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अहमद आई सब्जेक्ट था इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिख दिया, विल बी ये आपका हेल्पिंग वर्ब था इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हमने यहाँ पे लिख दिया, टेकिंग, ईटिंग, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर लिख दिया है, और हमने यहाँ पर दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। चूंकि इसमें नहीं था इसलिए नहीं लिखा है, लेकिन इसमें था इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है एट दिस टाइम। आगे अगर हम बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस नेगेटिव की तो उसकी तारीफ क्या होगी? इसकी तारीफ होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस नेगेटिव उन जुमलों को कहा जाएगा जिनमें रहा होगा, रही होगे वगैरह आए और साथ में उसमें नफी भी हो। जैसे कि आप कहेंगे मेरा भाई कल इस वक्त किताब नहीं पढ़ रहा होगा। आप कहेंगे आयशा 3 बजे खाना नहीं पका रही होगी बल्कि कुछ और कर रही होगी। तो इन जुमलों को आप क्या कहेंगे? इन जुमलों को आप कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस नेगेटिव। फ्यूचर कंटिन्यूअस नेगेटिव का क्या मतलब होगा? क्योंकि इसमें गा गी आ गया तो इसका मतलब फ्यूचर हुआ, रहा रही आ गया तो इसका मतलब कंटिन्यूअस हुआ, और नेगेटिव क्यों हुआ? नहीं की वजह से, नहीं की वजह से। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि विल है, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान देना, वो चीज ये है विल नॉट बी आपने इस्तेमाल किया तो इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा कि जब भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो जाए तो हम नॉट को कहाँ लाएंगे? नॉट को हम पहले वाले हिस्से के बाद ही लाएंगे और बाकी हिस्से को नॉट के बाद लाएंगे नेगेटिव में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वही चीज फॉलो किया, डायरेक्टली हम विल बी नॉट नहीं कहे, ठीक है, हमने नॉट को पहले वाले हिस्से के बाद इस्तेमाल किया। तो ये स्ट्रक्चर हमेशा फॉलो करेंगे जब हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो जाए। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी अहमद इस वक्त खाना नहीं खा रहा होगा, मैं इस वक्त आम नहीं खा रहा हूँ। तो आप कैसे कहेंगे? अहमद विल नॉट बी टेकिंग फूड एट दिस टाइम। आप कहेंगे आई विल नॉट बी ईटिंग मैंगो एट दिस टाइम। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखेंगे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो कि विल है, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। तो आप कैसे कहेंगे? अहमद एंड आई ये आपका सब्जेक्ट हुआ, विल ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, नॉट ये नॉट अपनी जगह पे आया, और बी देख सकते हैं यहाँ पे आया हुआ, गोया कि हमने हेल्पिंग वर्ब को 2 हिस्सों में बांट दिया और नॉट को हमने पहले वाले हिस्से के साथ लाया। उसके बाद हमने वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, और चूंकि इसमें दीगर वर्ड्स भी पाए गए तो यहाँ पर हमने इसको इस्तेमाल किया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा किसका? फ्यूचर कंटिन्यूअस नेगेटिव का।
अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव की बात करें तो इसकी तारीफ क्या होगी, हर वो जुमला जिनमें रहा होगा, रही होगी वगैरह आया और साथ में उसमें सवाल भी किया गया हो तो उसको हम बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या तुम कल उसे फ़ोन कर रहे होगे, क्या तुम्हारी बहन 4 बजे खाना पका रही होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लफ्ज़ क्या से शुरू किया है, गोया कि इसमें सवाल आ गया है तो इस जुमले को हम क्या कहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसमें रहा होगा आया हुआ है और साथ में सवाल किया गया है। तो हर वो जुमला जिसमें रहा होगा, रही होगी वगैरह आया और उसमें सवाल भी कर लिया जाए तो इसको हम बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि विल होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, वही चीज़ कि जब दो या दो से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो जाए तो हम पहले वाले हिस्से को क्वेश्चन वाले के बाद लाएंगे, सिर्फ पहले वाले हिस्से को, और दीगर हिस्से को हम सब्जेक्ट के बाद लाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही चीज़ हमने फॉलो की है। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी, अहमद इस वक्त क्या कर रहा होगा, क्या तुम कल इस वक्त खाना पका रहे होगे। तो आप कहेंगे व्हाट विल अहमद बी डूइंग एट दिस टाइम, आप कहेंगे विल यू बी कुकिंग फूड टुमारो एट दिस टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, विल, सब्जेक्ट, बी, वर्ब की एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, दीगर वर्ड्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड व्हाट विल अहमद बी डूइंग एट दिस टाइम, और यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन वर्ड नहीं लाए हैं क्योंकि ये लफ्ज़ क्या से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए हमने डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया है। तो हम कहेंगे विल यू बी कुकिंग फूड टुमारो एट दिस टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वही फार्मूला इस्तेमाल किया जो हमने आपको बताया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बी को हमने डायरेक्टली विल बी के साथ इस्तेमाल नहीं किया बल्कि गैप रखा है, हमने जो है सिर्फ पहले वाले हिस्से को जो है क्वेश्चन के साथ जोड़ा। तो ये चीज़ हमेशा आप फॉलो करेंगे। अगर हम आगे बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तो इसकी तारीफ होगी, हर वो जुमला जिनके आखिर में रहा होगा, रही होगी वगैरह आए, साथ में सवाल भी किया गया और उसमें नहीं हो तो जुमलों को हम बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे आप कहेंगे क्या हम लोग कल इस वक्त खाना नहीं खा रहे होंगे, क्या ज़ैनब परसों इस वक्त कपड़े नहीं धुल रही होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लफ्ज़ क्या आया हुआ है, दोनों में सवाल आ गया, गोया कि नहीं भी आ गई, यहाँ पर गोया कि नेगेटिव हो गया और रहा हो गया, रही हो गया वगैरह आ गया। तो ये क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इसको क्या नाम देंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का नाम देंगे। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल कहेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। इसकी मिसाल होगी, अहमद कल इस वक्त खाना क्यों नहीं खा रहा होगा, तुम कल किताब क्यों नहीं पढ़ रहे होगे। तो आप कहेंगे व्हाई विल अहमद नॉट बी टेकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो, व्हाई विल यू नॉट बी रीडिंग द बुक एट दिस टाइम टुमारो। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड जो कि विल है, सब्जेक्ट, नॉट, बी, वर्ब की एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और दीगर वर्ड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी का हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वही चीज़ फॉलो की। और यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो है नॉट को बी से पहले लाएंगे, ना कि बी के बाद, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब का जो पहला हिस्सा होगा वो सब्जेक्ट से पहला आएगा, उसके बाद हम डायरेक्टली नॉट लिखेंगे और उसके बाद हम बी का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर नॉट को विल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कह सकते हैं वाई वॉन्ट अहमद बी टेकिंग फूड, ठीक है, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारी बातें हैं किसके बारे में, फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। तो आज के सबक में हमने क्या सीखा, आज के सबक में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में सीखा और हमने आपको बताया फ्यूचर कंटिन्यूअस कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस कहते हैं जुमलों को जिनके आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी, रहा होगा, रही होंगी वगैरह आए तो जुमलों को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का नाम देंगे। और जैसे ही मिसाल होगी, वो घर जा रहा होगा, रुकैया किताब पढ़ रही होगी, हम लोग ऑफिस जा रहे होंगे, वो औरतें आपस में बातें कर रही होंगी, मैं अपने अब्बू से बात कर रहा हूँगा, मैं इंग्लिश कोर्स कर रही होंगी। तो जुमलों को क्या बोलेंगे, आप इन जुमलों को फ्यूचर कंटिन्यूअस का नाम देंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल जो है दो चीज़ों के लिए होता है। एक इसका इस्तेमाल होता है जब आप ये बताना चाह रहे हैं कि कोई काम मुस्तकबिल में हो रहा होगा, इसी तरह से वो काम जिनकी आपने प्लानिंग कर रखी है उसके होने के बारे में आप बतला रहे हैं, तो आप उस चीज़ को भी फ्यूचर कंटिन्यूअस के ज़रिए ही बनाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस के किस्मों के बारे में मैंने आपसे बताया कि इसकी कुल जो है 4 किस्में होंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव।
ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो ये विल बी है और शैल बी है, लेकिन ज़्यादातर विल बी इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने आपको स्ट्रक्चर में विल बी ही दिखाया है, ना कि शैल बी दिखाया है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना कि शैल बी अगर कहीं आ जाए और वो आए और वी के साथ ना हो, तो इसका मतलब होगा कि हम उसमें ताकीद पैदा करने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हम आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वर्ब की। फ्यूचर कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दीगर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सब ऑब्जेक्ट प्लस दीगर वर्ड्स। अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दीगर वर्ड्स अगर पाया गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। तो ये कुछ हमने आज पढ़ा। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो उसको हम लेते हैं, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, और हमारा जो दूसरा हिस्सा है वो एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज लेंगे अल्फाज मानी की जो मुतालिक हैं पढ़ाई से मुतालिक चीज़ों से। ठीक है, तो आज के अल्फाज मानी में हम क्या सीखेंगे? पढ़ाई लिखाई से मुतालिक जो चीज़ें होती हैं उनको सीखेंगे। तो ये हमारा होमवर्क स्टार्ट होता है कार्बन पेपर, तो कहेंगे कार्बन कागज या कार्बन पेपर भी हम इस्तेमाल करते हैं। सर्टिफिकेट, इसको आप क्या पढ़ेंगे? सर्टिफिकेट। कुछ लोग सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये गलत हो। सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट या सनद। चेयर, कुर्सी। चौक, इसको आप चाक नहीं पढ़ेंगे, चौक, चौक, चाक, उर्दू में चाक होगा। क्लास, क्लास। कॉलेज, कॉलेज। कंटेंट्स, इसको लोग कंटेंट्स पढ़ते हैं बट ये को की आवाज आएगी थोड़ी सी। ओके, कंटेंट्स, कंटेंट्स। मुहतवायात यानी किस चीज पर मुश्तमिल है उसको बोलेंगे कंटेंट। फहरिस्त भी आप कह सकते हैं। डेट स्टैम्प, तारीख की मुहर। डायरी, डायरी, डायरी का मतलब डायरी। अब इसको डायरी नहीं पढ़ेंगे, डायरी। ओके, इस चीज का आप ख्याल रखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपको आती है लेकिन आपका नुत्क या आपका लहजा वो सही नहीं होता है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं और मजीद लेते हैं, जिसमें से अगला है बॉल पॉइंट पेन, बॉल पॉइंट पे कलम। ठीक है, बॉल पॉइंट पेन भी आप कह सकते हैं। बेल, घंटी। बेंच, बेंच। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड नहीं ब्लैक, ब्लैक बोर्ड तख्ते स्याह या ब्लैक बोर्ड। ब्लैंक पेपर, खाली कागज। बुक, किताब। ब्रेक, वक्फा। कैलकुलेटर। ओके, कैलकुलेटर का क्या मतलब होगा? कैलकुलेटर। अच्छा, इसमें लोग गलती करते हैं, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? कैलक्यूलेटर, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। ओके, कैलकुलेटर भी हम बोलते हैं उर्दू में, बट कैलकुलेटर उर्दू में होगा, ये क्या होगा? कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। इंग्लिश में कैलकुलेटर। उसके बाद है कैलेंडर, कैलेंडर, कैलेंडर। ओके, तो ये हमारे अल्फाजो मानी थे अस्मा से मुतालिक जो ताल्लुक़ रखते हैं पढ़ाई से। अब हम आगे चलते हैं और हम अफ़ाल की प्रैक्टिस करते हैं, और ये अफ़ाल ऐसे हैं जिनमें ईडी बढ़ा करके हम उनकी शक्ल को चेंज करते हैं, जिसमें से पहला है चैलेंज, चैलेंज, चैलेंज्ड, ललकारना। आप चैलेंज करना भी कह सकते हैं। चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड, बदलना। चेस, चेस्ट, चेस्ट, पीछा करना। चैट, चैटेड, चैटेड, गपशप करना, यानी चैट करना भी आप कह सकते हैं। चीट, चीटेड, चीटेड, धोखा देना, चीटिंग करना। च्यू, च्यूड, च्यूड, चबाना। क्लेम, क्लेम्ड, क्लेम्ड, दावा करना। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, सफाई करना। क्लाइंब, क्या होगा? क्लाइंब, क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड, चढ़ना। क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, बंद करना। तो हमारे अफ़ाल थे। अब हम आगे चलते हैं और डेली यूज सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें से पहला है हेल्थ इज वेल्थ। हम कैसे कहेंगे? तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अगला है हर फेस ग्रू रेड विद एंगर, तो कहेंगे उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हियर यू गो, ये लीजिए। हियर माइंड यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट, अरे ध्यान दो आप मेरे पैर पर खड़े हैं। हाउ कम यू आर सो लेट,
इतनी ताखीर कैसे हुई आपको, या आपसे इतनी ताखीर कैसे हुई। आगे चलते हैं। His ears perked up, उसके कान खड़े हो गए। His face fell, उसका चेहरा उतर गया। His nose is always red, not always, always red with passion. गुस्सा उसकी नाक पर रखा रहता है। Hold firmly, मजबूती से पकड़ो। Hold your tongue, अपनी जुबान पर काबू रखो। तो ये हमारे रोजाना इस्तेमाल होने वाले जुमले थे। अब हम आगे चलते हैं और रीडिंग प्रैक्टिस को लेते हैं। और ये आज की भी कहानी बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह इसको पढ़कर आपको बहुत मजा आएगा। ये पहला हिस्सा है और ये इस कहानी का दूसरा हिस्सा है। आप इसको मेरी किताब से या यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं ग्रामर एक्सरसाइज की तरफ, जो कि आज हमने फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा है। तो आज हम ग्रामर एक्सरसाइज करेंगे और ये आपके लिए जुमले हैं जिनको आपको उर्दू में तर्जुमा करके लाना होगा, और मुझे लगता है सारे जुमले आपको आते होंगे। They will be playing cricket in Ashoka Park tomorrow. My father will be working in the office at this time on Sunday. Will Sheila not be cooking food at 5 o'clock? 5 o'clock, 5 बजे. Hey Zaid, what will you be doing, okay? What will you be doing tomorrow at this time? Hey Ruxana, will we not be writing essay at night? Tomorrow यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। My grandfather will be offering salad at this time in the morning. Zoya will be sleeping at this time. We will be going to Mecca by bus tomorrow. My elder brother will be driving car. The boss will be coming at this time. Okay? तो यहाँ पर इनका आपको उर्दू में तर्जुमा करना होगा। और एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि ये जो जुमले हैं, इनको आप तवक्कुआत यानी गुमान या जन के माने में नहीं लेंगे, बल्कि वही इस्तेमाल होगा। यानी आपने कुछ तय किया है या आप बताना चाह रहे हैं कोई काम हो रहा होगा, उसको माने में लेकर के आप करेंगे। लेकिन अगर कोई गुमान कर रहे हैं आपकी, वो क्या कर रहा होगा इस वक्त ना, ये गुमान आता है, तो इसका अपना एक स्ट्रक्चर दूसरा है, उसको हम पढ़ेंगे में जा करके, यानी मे मस्ट हैव, इन सब में जब सीखेंगे तो उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस के जुमले हैं ना कि इसमें गुमान पाया जा रहा है। ओके, बल्कि आपका तयशुदा अम्र है, तयशुदा फैसला है, तो इसलिए आप इसको उसी माने में लेंगे। तो ये हमारे जुमले इंग्लिश में, इनको आपको उर्दू में करना होगा। हम आगे चलते हैं, उर्दू से जुमले लेते हैं जिनको आपको इंग्लिश में करना होगा। हमारा जुमला स्टार्ट होता है। वो कल इस वक्त असाइनमेंट लिख रहा होगा। असाइनमेंट के लिए असाइनमेंट ही लाते हैं, लिखना, राइट। मेरी दादी कुरान करीम की तिलावत कर रही होंगी। कल वो लोग अपने घरों में क्या कर रहे होंगे। जकरिया, कल इस वक्त हम कहाँ घूम रहे होंगे। घूमना, वॉक, WALK, वॉक, घूमना। क्या हमूद कल 4 बजे किताब पढ़ रहा होगा। हम परसों घर जा रहे होंगे। परसों, आफ्टर टुमारो। टुमारो मीन्स कल आने वाला, परसों आफ्टर। सो आफ्टर टुमारो का मतलब हो जाएगा परसों। अस्का, क्या हम लोग कल इस वक्त घर नहीं जा रहे होंगे। क्या जुबैर पीर को इस वक्त लाइब्रेरी में मुताला कर रहा होगा। अब्दुल अजीम सनीचर को इस वक्त क्लास कर रहा होगा। क्लास करना, अटेंड द क्लास, अटेंड बोलते हैं ना, ATTEND, अटेंड द क्लास का मतलब होगा क्लास करना, या डू द क्लास भी आप कर सकते हैं, डू द क्लास। हम लोग कल इस वक्त पार्टी कर रहे होंगे। पार्टी करना, डू द पार्टी, ओके, डू द पार्टी, या एंजॉयिंग द पार्टी। अब पार्टी करने के लिए आप एंजॉयिंग द पार्टी भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी में इंसान मजे ही करता है, तो एंजॉय द पार्टी या डूइंग द पार्टी, या हैव द पार्टी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, हैव द पार्टी, एंजॉय द पार्टी या डू द पार्टी। तो इन तीनों में से आप कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे सही होंगे। तो इस तरह से आज का ही हमारा सबक खत्म हो। उम्मीद करता हूँ कि आपने जरूर फायदा उठाया होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए इसको मुफीद बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।